घर से जब मैं निकला था तो आसमान में रोशनी थी। दरअसल महेश भाई ने अपनी शादी की 50वीं सालगिरह रखी थी। घसीटापुर के नाम के एक बड़ा ही ऊबड़ खाबड़ सा रास्ता, उसी को अभी मैं पार कर रहा था। रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। मोटर गाड़ी से जाने का मैंने फ़ैसला तो ले लिया था, पर रास्ता इतना ख़राब होगा ये पता नहीं था। रास्ते के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और उन पर चढ़ी हुई लताएं, और रास्ते पर थोड़ा अंधेरा भी अब हो चला था, इसलिए गाड़ी और भी संभाल कर चलानी पड़ रही थी। रास्ते में इक्का दुक्का लोग मिल रहे थे। थोड़ी ही देर में दिन डूब गया। 6:30 बज गए थे। महीना यहीं जुलाई के आसपास का रहा होगा कि अचानक ही एक बदली आसमान पर छा गई और पूरा पानी का मौसम बन गया। मैंने बचने के लिए आसपास कोई सुरक्षित जगह ढूंढने की कोशिश की और रोड से कुछ ही अंदर एक खेत में फार्म हाउस सा कुछ नज़र आया। मैंने सोचा क्यों ना वहाँ पोर्च पर ही रुका जा सकता है, और वहीं पहुँच गया। बारिश कुछ तेज थी। अचानक अंदर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची, लगभग 5-6 साल की, बिल्कुल ही गुड़िया की तरह, सुनहरे बाल और गोरी नीली आंखें, मुस्कुराई और फिर अंदर से आवाज़ आई, चीची आपने दरवाज़ा क्यों खोला? उस लड़की ने कहा, मम्मा कोई है। और अचानक ही उस दरवाजे से एक सुंदर सी औरत बाहर आई। उसने मेरी ओर अजीब नज़रों से देखा और फिर बोली, जी आप। हमने आसपास की ओर इशारा किया, बारिश की ओर। वो समझ गई। फिर उसने मंद मुस्कुराया। हमने अपना परिचय दिया और बतलाया कि कहाँ जा रहे हैं। उसने सिर्फ इतना ही कहा कि मौसम ख़राब है और बारिश तेज होगी लगता है, बेहतर होगा रुकना और इंतज़ार करना, आप अंदर आ जाएं। मैं मकान के अंदर पहुंच गया। जाने कैसा सम्मोहन था उसकी आवाज़ में, और फिर सोफे पर बैठ गया। ड्राइंग रूम काफ़ी सुंदर सजा था। पुराने रईसों के जैसा माहौल में होने का एहसास हो रहा था। हिरन, शेर, सबका सिर दीवार पर टंगा हुआ था। वो नन्ही सी बच्ची कमरे में चली गई थी। चाय आ चुकी थी। मैंने चाय पीते हुए आखिर पूछ ही लिया कि आप इस तन्हाई में बच्ची के साथ और लोग कहाँ हैं? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इतने में ही पानी भी कम हो गया, लिहाजा हम वापस से चल पड़े। कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, मगर क्या? मुझे तो महसूस हो रहा था, मगर मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा था। दिमाग की छठी इंद्रियां इशारा कर रहे थे। अचानक मुझे मोटरसाइकिल पर अपने पीछे लगा कि जैसे कोई बैठा है। मैंने पीछे देखा लेकिन कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। अचानक से मोटरसाइकिल रुक गई। हमने नीचे उतरकर पहले टैंक में पेट्रोल देखा, फिर से किक मारी, मगर मोटरसाइकिल स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जितना हम जानते थे, कार्बोरेटर खोला, साफ कर वापस लगाया, पेट्रोल की नली निकालकर उसे वापस लगाया, फिर से किक मारी, मगर किस्मत खराब, मोटरसाइकिल वैसी की वैसी ही पड़ी रही। हमें रोड पर रोशनी नज़र आई, शायद कोई गाड़ी हो जो हमें लिफ्ट दे दे और हम मोटरसाइकिल कहीं खड़ी कर वापस अपने घर पहुंच जाएं। कुछ देर बाद एक कार आती हुई दिखाई दी और हमने हाथ हिलाकर लिफ्ट का इशारा किया। कार पास आकर रुकी और उसमें से वही सुंदर औरत और वही बच्ची बैठी हुई नजर आई। उस औरत ने कहा, क्या बात है, बाइक खराब हो गई है क्या? चलिए हम आपको छोड़ देते हैं, यहीं पास ही में खड़ी कर दीजिए, कोई नहीं ले जाएगा। मैं कर भी क्या सकता था,
मजबूर जो था। खैर, हम कार के पीछे वाली सीट पर बैठ गए। कार फिर से स्टार्ट हुई और वो औरत जिसका हमें नाम नहीं पता था, उन्होंने बताया कि उन्हें शहर में कहीं अर्जेंट जाना है, जिस वजह से वो लोग अभी जा रहे हैं। मौसम और भी ख़राब हो गया था। रात के अंधेरे में पेड़ों पर लटकते हुए तने बहुत ही अजीब से लग रहे थे। चमगादड़ों के झुंड रोड को पार कर रहे थे। सियारों की आवाज़ें भी आ रही थी क्योंकि वो इलाका जंगल का था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अचानक ही माहौल इतना डरावना क्यों हो गया। तभी अचानक से मुझे कुछ चुभा, शायद मच्छर होगा। पर इससे पहले कि हम कुछ सोच पाते हैं कि मेरी आंखें बंद हो गई और फिर धीरे धीरे मैं कब बेहोश हो गया, मुझे कुछ याद नहीं। कब तक बेसुध रहा कुछ पता नहीं, मगर दिन था या रात ये भी मालूम नहीं हो पा रहा था। और एकाएक एहसास हुआ कि आसपास कुछ तो है। क्या हो सकता है यह अनुमान लगाया। एकाएक जैसे करंट सा लगा। ये वही औरत थी, मगर वो बच्ची वहाँ पर नहीं थी। वो भी बिल्कुल बेसुध पड़ी थी। बच्ची का कुछ पता नहीं और कहाँ थे, किस हालत में थे। हमने कोशिश की कि कैसे भी यहाँ से निकलें, मगर वहाँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि अंधेरा बहुत ही ज़्यादा घना था। और फिर वो औरत भी अचानक बेहोशी की हालत से जागी। कराहते हुए उसने कहा, आप यहाँ? वो आफत की परकाल गुड़िया, वो भी आपको यहीं पर ले आई? अब चौंकने की बारी मेरी थी। हमने कहा, वो आपकी बेटी नहीं है? तो इस पर उसने कराहते हुए कहा, मैं घोर मुसीबत में घिर गई हूँ। वो मेरी बच्ची नहीं है। वो एक खौफनाक शैतानी शख्सियत, पता नहीं कौन है, मैं नहीं जानती। एक दिन मैं भूले से कब्रिस्तान के बाजू से गुजर रही थी कि अचानक मेरे परफ्यूम से ये कब्रिस्तान से निकली और बच्ची के रूप में मेरे साथ चिपक कर मुझे ये अनजान जगह ले आई। अभी तक 4 लोगों को इसी तरह से फंसा कर मार चुकी है। अब चौंकने की बारी मेरी थी। हमने तुरंत ही टटोला। हमारे साथ हमारी पोटली हमारे जेब में थी। मैंने तुरंत ही बैठकर ध्यान लगाया और गुरुजी से प्रार्थना की, हमें इस संकट से बाहर निकालें। और उनकी प्रेरणा से हम गायत्री मंत्र पढ़ने लगे। अभी 1008 पूरे हुए ही उठे कि हमारी आंखों के सामने का अंधेरा छट सा गया और हमें उस खंडरनुमा घर का दरवाज़ा नज़र आया। हमने तुरंत ही उस औरत को लिया और उस दरवाजे पर पहुंचकर गायत्री मंत्र पढ़ते हुए हाथ लगाया तो वो एकदम से खुल गया और हम खंडरों में खड़े थे। अचानक से मौसम बदलने लगा, मानो तूफान आएगा। हम उस औरत को लेकर खंडरों में एक टूटे हुए मंदिर में घुसकर बैठ गए। मैंने तुरंत गायत्री मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे आसपास जैसे एक सुरक्षा चक्र सा बन गया था। पता नहीं ये सब कैसे हो रहा था और अब हम दोनों जैसे सुरक्षित हों ऐसा महसूस हो रहा था। मैंने मन ही मन में भगवान का धन्यवाद किया। लगभग 2 घंटे बाद मौसम साफ होने लगा और कुछ लोगों के होने की आवाज़ और आहट मिली। तब हम उस औरत के साथ मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकले। कुछ आदिवासी जैसे लोग थे। हमने जगह का पता पूछा कि ये कौन सी जगह है, तो पता चला कि हम झारखंड में किसी गांव में हैं। इतनी दूर हम कैसे पहुंच गए हमें कुछ भी पता नहीं और तारीख 1 सप्ताह बाद की थी। हमने पता किया कि आसपास रोड कितनी दूर है और बस मिलेगी या नहीं। पता लगा कि दिन में एक बस शाम को आती है और सुबह पहले ही निकल जाती है। लिहाजा आज का दिन और रात हमें इसी गांव में गुजारना होगा। हमने अपनी मुसीबत के बारे में उन लोगों को बताया
तो उनमें से एक बुजुर्ग ने कहा कि गांव चलते हैं, चिंता की बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। उनके साथ हम लोग गांव पहुंच गए और उनके घर रुके। उन्होंने एक लड़के को जानकार ओझा को बुलाने भेज दिया और फिर ओझा आ गया। उन्होंने नीम की डाल दरवाजे पर लगाई और हमारे हाथ में भी पकड़ाई। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, रात को वो शैतानी गुड़िया ज़रूर आएगी और दरवाज़ा तो खटखटाएगी ही, मगर कुछ भी हो जाए आप लोगों को दरवाज़ा नहीं खोलना है। हमने अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर उस ओझा ने जाते हुए एक नज़र मेरी तरफ देखा और फिर ध्यान से कहा, दरवाज़ा मत खोलना, ये बात याद रहे। जिसके बाद वो ओझा वहाँ से चला गया। कुछ ही देर में अंधेरा हो गया। मुझे और उस औरत को डर लग रहा था, मगर हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। यही एकमात्र चारा था हमारे पास। हम लोग उस कमरे में दुबक कर बैठे हुए थे। थकावट के चलते नींद तो आ रही थी, मगर सोने में डर लग रहा था, इसलिए हम लोग किसी तरह से जागे हुए थे। मगर कहते हैं ना, नींद तो कांटों पर भी आ जाती है। हम लोग बैठे बैठे ही कब सो गए कुछ पता ही नहीं चला। अचानक हमारी नींद खुली तो दरवाजे पर बहुत ही ज़ोर से दस्तक हो रही थी। बाहर से वही बच्ची, उसी की आवाज़ आ रही थी और वो बार बार उस औरत को अपनी माँ बता रहे थे और दरवाज़ा खोलने के लिए बोल रहे थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो बच्ची यहाँ तक कैसे आ गई। वो तो वहाँ पर थी ही नहीं। इसका मतलब ये कोई इंसान तो है नहीं, बल्कि ये कुछ और ही है। और जैसा कि ओझा ने बताया था कि दरवाज़ा मत खोलना, तो हमने ठीक वैसा ही किया। दरवाज़ा बिल्कुल ही नहीं खोला और नीम की डाल को हाथ में पकड़कर हम लोग रात भर उसी तरह बैठे रहे। वो दस्तक कुछ देर होती रही, फिर अचानक से बंद हो गई, मगर फिर भी हम लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोला तब तक जब तक कि सूरज की किरण नज़र नहीं आई। सुबह होते ही हमने दरवाज़ा खोला, गांव वालों को पूरी बात बताई, जिसके बाद हम लोग बस पकड़कर वापस अपने शहर आ गए। उस दिन मेरी और उस औरत की जान तो बच गई, मगर कई दिनों तक वो बच्ची यानी कि वो गुड़िया बिल्कुल मेरे सपनों में आती रही और मैं कई रातों तक सो नहीं पाया। खैर, जिसके बाद धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। इस समय रात के 12 बज चुके थे। सुल्तान को दूसरे शहर में अपने अब्बू के लिए दवा लेने जाना था। कुछ दवाइयों का इस शहर में टोटा पड़ गया था और जो थोड़ी बहुत मिल भी रहे थे, उनके दाम दवा विक्रेताओं ने बहुत बढ़ा चढ़ा कर लगा रखे थे। सुल्तान को लगा अगर पास वाले शहर से दवा ले आई जाए तो बहुत सस्ती पड़ेगी, क्योंकि उसके अब्बू की दवा बहुत लंबे समय तक चलनी थी। इसलिए वो आज सुबह ही लखनऊ निकल गया था। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो वहाँ हर हाल में हर दवा मिल ही जानी चाहिए थी। दवा लेकर लौटते हुए काफ़ी रात हो चुकी थी। आधी रात होने को आई, इसलिए बस स्टेशन पर अब बिल्कुल सन्नाटा होने लगा था। दूसरे दिन डॉक्टर से मिलकर दवा दिखा लेंगे, ये सोचकर वो बस अड्डे से बाहर निकला। उसने साइकिल स्टैंड से अपनी साइकिल निकाली और घर के लिए आगे बढ़ने लगा। देर हो चुकी थी। वो इस समय तक थक भी चुका था और जल्दी से जल्दी बस घर पहुंचना चाहता था, जिससे वो आराम कर सके। इसलिए उसने आज शॉर्टकट वाला रास्ता ले लिया। उसे आराम के अलावा और कुछ नहीं सूझ रहा था। वो जल्दी जल्दी बस घर पहुंचकर सोना चाहता था।
उसे ये भी नहीं पता था कि अभी बहुत कुछ होने वाला है। इस शॉर्टकट वाले रास्ते से होता हुआ एक छोटा रास्ता करीब 50 मीटर का बाईं ओर जाता था, जो आगे जाकर कब्रिस्तान में ख़त्म होता था। सुल्तान ने जब इस रास्ते पर जाने का तय कर लिया था तो उस समय उसके दिमाग में सिर्फ थकान से जल्दी छुटकारा पाने के लिए घर पहुंचने की जल्दी थी। उस समय कब्रिस्तान की बात उसे याद नहीं आए थे। जल्दबाजी में सुल्तान ने शॉर्टकट वाला रास्ता पकड़ तो लिया, पर जब आधा रास्ता पार हो गया तब उसे याद आया कि आगे कब्रिस्तान आने वाला है। जैसे जैसे कब्रिस्तान पास आने लगा उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। इस समय तक वो अपने घर और बस स्टेशन के बीचों बीच आधे रास्ते पर था, तो ना तो उसमें लौटने की हिम्मत थी और ना ही आगे जाने की हिम्मत पड़ रहे थे। उसे आगे जा रहे एक बारात के डीजे गाने की आवाज़ सुनाई पड़ी, इसलिए उसकी थोड़ी हिम्मत बंधी और अंततः उसने आगे जाने का फैसला ले लिया। फिर थकान नींद से मजबूर होकर साइकिल पर उसके पैर अपने आप ही उठे। तभी उसे एक सजा धजा आदमी उसकी तरफ ही आता दिखाई पड़ा। उसके कपड़े चमचमा रहे थे, उसका परफ्यूम जैसे पूरा महक सा रहा था। मानो लग रहा था कि वो उसी बारात में शरीक होने जा रहा हो। उसने सुल्तान को देखा तो सुल्तान को रोक कर बोला, भाई तुम्हें कहाँ तक जाना है? अपनी साइकिल पर मुझे भी बिठा लो ना, बस आगे जा रही उस बारात तक छोड़ दो। मेरे पैर में चोट आ गई है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मैं पिछड़ गया हूँ, बड़ी कृपा होगी। सुल्तान ने अब ध्यान दिया, वो सचमुच थोड़ा लंगड़ा रहा था। वो साइकिल से नीचे उतरा और वहीं सड़क पर बैठकर उस बाराती के पैर को अपने घुटने पर रखकर उसके पैर दबाने लगा। उस बाराती के एड़ी में चोट लगी थी। सुल्तान ने अपने लाए सामान में से एक बैंडेड लगाया और एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा भी लगाया। पैर दबाने और दवा लगाने से उस बाराती को थोड़ा आराम मिल गया। सुल्तान ने अपने बैग से एक गौज का बंडल निकाला और उस आदमी के पैरों में कसकर लपेट दिया। गौज लपेटने से उसे आराम मिला और उसने सुल्तान को धन्यवाद दिया। इतना करने के बाद सुल्तान को एक बार फिर से कब्रिस्तान का ध्यान आ गया। सुल्तान ने सोचा, कब्रिस्तान आने वाला है, अच्छा है इसका साथ मिल गया, रास्ता आसानी से कट जाएगा। और अब फिर वो उसे अपनी साइकिल पर सहारा देकर पीछे बैठा लिया। थोड़ी देर बाद वो आदमी थोड़ा मग्न होकर गाना गाने लगा। सुल्तान सोचने पर मजबूर हो गया कि उसने बैठाया तो था एक आदमी को, पर यह गाना औरत की आवाज़ में गा रहा है। चलो कोई बात नहीं, गाना बढ़िया गा रहा है। और सुल्तान ने भी गाने में अपना सुर मिला दिया। पीछे वाला मुसाफिर बोल उठा, भाई तुम तो गाना भी बहुत बढ़िया गाते हो। इसके बाद दोनों ने एक दो गाने और मिलकर गाए। थोड़ी दूर चलते ही एक बारात जाती दिखी, जिसकी आवाज़ सुल्तान ने थोड़ी पहले सुनी थी। जल्दी ही वो उस बारात तक पहुंच गया। अब सुल्तान उस बारात की भीड़ के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा था। सभी बाराती मग्न होकर नाच गाने में व्यस्त हैं। मजबूरन सुल्तान बारात के पीछे पीछे चलने को मजबूर था। कब्रिस्तान के पास आने तक पीछे बैठा बाराती चुपचाप रहा और सुल्तान के बारात के पास पहुंचने तक ही साइकिल पर पीछे बैठा रहा। वो बाराती अब साइकिल से उतर चुका था और सुल्तान से बोला, सुल्तान भैया आपका बड़ा धन्यवाद, आपने मेरे पैर का इलाज कर दिया और मुझे बारात तक भी पहुंचा दिया। फ़िलहाल ये मेरी निशानी रखिए, शायद इसकी ज़रूरत पड़ने वाली हो। अरे कैसी ज़रूरत,
देख लेना, ज़रूरत का क्या, कभी भी पड़ सकती है। मुझे आपकी मदद करके खुशी मिलेगी। मदद? कैसी मदद? पर अब मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? सुल्तान ने पूछा तो उसने जवाब दिया, मुझे सब कुछ पता है, और हाँ, मुझसे मिलते रहना ज़रूर, मैं यही रहता हूँ। और इतना कहकर उस आदमी ने सुल्तान की जेब में अपने हाथ से कुछ रख दिया। सुल्तान नाना कहता ही रह गया, पर वो आदमी सुल्तान की जेब में कुछ रखकर आगे बारात के साथ चल पड़ा। सुल्तान बारात के पीछे पीछे अभी भी चल रहा था और गनीमत मना रहा था कि अच्छा हुआ जो बारात मिल गई, वरना कब्रिस्तान का सोचकर डर के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। बस अब कब्रिस्तान वाला मोड़ आ गया था। इसके बाद कोई डर की बात नहीं थी। सुल्तान अभी भी बारात के पीछे पीछे चल रहा था। बारात अब अचानक कब्रिस्तान वाले उस छोटे रास्ते के लिए मुड़ी। सुल्तान कब्रिस्तान की तरफ बारात को जाते देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि बारात कब्रिस्तान में क्या जा रही है। कब्रिस्तान में आखिर बारात का क्या काम? देखते ही देखते वो छोटा रास्ता पार करते ही पूरी बारात अचानक से कब्रिस्तान में घुस गई और एकदम से गायब हो गई। सुल्तान चौंक गया। पूरी की पूरी बारात एकदम से कैसे गायब हो सकती है? हालांकि गानों की आवाज़ अभी भी आ रहे थे। क्या उसने किसी भूतों की बारात को देखा? किसी भूत को अपनी साइकिल पर बैठा कर यहाँ तक लाया? डर के मारे अब उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी साइकिल बढ़ाने में कि किसी तरह कब्रिस्तान जल्दी से जल्दी पार हो जाए। पर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका गला सूख रहा हो, शरीर का खून सूख गया और पैरों की ताकत जैसे ख़त्म ही हो गई। साइकिल आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। डर से कांपते सुल्तान को कुछ याद नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि दुआ पढ़ते हैं, पर डर के मारे कोई दुआ उस समय याद ही नहीं आई। दिमाग सुन्न पड़ गया। सारी दुआएं एकदम से भूल गया। बस उसके मुंह से मुश्किल से अल्लाह अल्लाह ही निकल पा रहा था। वो जड़वत हो चुका था और थोड़ी देर में अल्लाह अल्लाह रटते रटते उसका डर कुछ कम हुआ और जल्दी ही वो अपने घर की सड़क तक भी आ गया। घर आकर सुल्तान थरथराते शरीर के साथ ही पहले अपने अब्बू का हाल चाल लेने गया, पर डरते कांपते देखकर अब्बू ने भी पूछा कि क्या हुआ, ऐसे कांप क्यों रहे हो? पर सुल्तान ने सिर्फ थके होने की बात कही। फिर जल्दी से कपड़े बदले और भूख और डर ख़त्म करने के लिए चाय बनाई और 2 स्लाइस ब्रेड की निकाली। चाय के साथ ब्रेड खाया। जब बेड पर सुल्तान लेटा तब आज रात की बात सोचते हुए कब उसकी आंख लगी उसे होश ही नहीं आया और वो खर्राटे मारते हुए सो गया। दूसरे दिन जब वो सोकर उठा तो सिर पर थोड़ा दर्द था। फ्रेश होने के लिए उसने चाय बनाई और बीती रात की घटना के बारे में सोचने लगा। क्या सचमुच उसने भूतों की बारात देखे थे? फिर तो जो बाराती उसकी साइकिल के पीछे बैठा था वो भी भूत ही रहा होगा। उसे झुरझुरी हो आई। उसने उस भूत के साथ मिलकर गाना गाया था। फिर उस भूत ने जाते जाते अपनी निशानी के तौर पर उसकी जेब में कुछ रखा था। क्या रखा था? सुल्तान जल्दी से उठा और अपनी शर्ट देखने के लिए सोचा। सुल्तान पिछली रात की बात याद करके उस भूतिया बारात के बारे में सोचने लगा। उसके साथ साइकिल पर बैठा हुआ बाराती रात में तो नहीं पर अब खौफनाक लगने लगा था। भूतों से भिड़ंत के बाद अब भी वो किसी के साथ साझा करना चाह रहा था। फिर उसे उस भूत की कही बात याद आई कि कभी भी मदद की ज़रूरत हो तब बताना, उसे मदद करके खुशी मिलेगी।
क्या भूतों में भी मदद करने की सहायता होती है? उसने तो सिर्फ भूतों के खौफनाक होने की ही बात सुनी थी। उस भूत ने उसकी जेब में अपनी निशानी के तौर पर कुछ भी रखा था, जिस पर अभी तक सुल्तान का ध्यान नहीं गया था। क्या रखा था जेब में, सुल्तान ने सोचा। फिर तुरंत ही ये बात भी दिमाग में आई कि भला भूतों के पास क्या ही हो सकता है जो वो देंगे। फिर भी सुल्तान का दिल हो आया कि चलो एक बार शर्ट की तरफ चेक कर ही लेते हैं। इतना सोचकर सुल्तान ने अपनी शर्ट उठाई और शर्ट पर कुछ भारी सा उसे लगा। उसने जेब में हाथ डाला। उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उसके हाथ में कोयले के 5 टुकड़े थे। ये कोयले उस भूत की मदद करने के लिए उसके लिए एक इनाम था। उसने कोयले जेब से बाहर निकालने चाहे, पर जैसे ही उसने कोयलों को बाहर निकाला, वो 5 कोयले के टुकड़े 5 सोने के चमचमाते सिक्कों में तब्दील हो गए। सुल्तान की आंखें चमक उठी। उसने एक प्लेट उठाई और उस पर सिक्कों को रख दिया। फिर उस प्लेट को उठाकर अपने अब्बू को दिखाने गया और फिर अब्बू को पूरी बात बता दी। अब्बू की आंखों में आंसू आ गए। उनके घर में पैसे की बहुत दिक्कत थी, इसीलिए तो सुल्तान अपने अब्बू का इलाज नहीं करवा पा रहा था। अब शायद इन सिक्कों की मदद से वो अपने अब्बू का इलाज करवा पाए, और सुल्तान ने वैसा ही किया। कुछ ही महीनों में उसके अब्बू बिल्कुल सही हो गए और फिर सुल्तान ने मन ही मन उस भूत वाले बाराती का शुक्रिया अदा किया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।